अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। मुसलमानों से जुड़े दो मुद्दों को लेकर इन दिनों दिल्ली से लेकर पटना तक का सियासी माहौल गर्म है। पहला वक्फ संशोधन बिल और दूसरा मुस्लिम वोट। पहले बात करते हैं वक्फ संशोधन बिल की। बिल पर विचार विमर्श के लिए बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में शामिल AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद जावेद समेत कई सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर जेपीसी की मियाद बढ़ाने की मांग की है। चिट्ठी में कहा गया है कि वक्फ कानून में संशोधन जैसे गंभीर मामले पर महज 3 महीने में रिपोर्ट सौंप देना तार्किक नहीं होगा। सांसदों ने चिट्ठी में कहा है कि जेपीसी ने 22 अगस्त को अपनी पहली मीटिंग की थी और तब से 25 बैठकें हो चुकी हैं। मीटिंग में ऐसे संगठनों को शामिल होने का मौका दे दिया गया जिनका वक्फ से कोई संबंध है ही नहीं। इसके नतीजे में ऐसी सिफारिशें सामने आ सकती हैं जो देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को प्रभावित कर सकती हैं। चिट्ठी में सांसदों ने कहा है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की राज्य सरकारों को अब भी जेपीसी के सामने पेश होना है। स्पीकर को चिट्ठी सौंपने के बाद ओवैसी ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है कि ओम बिरला ने आश्वासन दिया है कि वो सांसदों के अनुरोध पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे। इधर पटना में विपक्षी दलों ने बिहार विधानमंडल सत्र के पहले दिन से ही वक्फ संशोधन बिल को वापस लेने और बिल के खिलाफ विधानसभा से प्रस्ताव पास कराने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। CPI ML के विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वक्फ बिल पर अपनी चुप्पी तोड़ने की भी मांग की। नीतीश कुमार चुप्पी तोड़ो, नीतीश कुमार चुप्पी तोड़ो, अब वोट 2024 वापस लो, वोट 2024 वापस लो, वोट 2024 वापस लो, नीतीश कुमार चुप्पी तोड़ो। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने वक्फ संशोधन बिल पर चल रही खींचतान के लिए मौलाना अरशद मदनी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों पर ही आरोप मढ़ दिया। मौलाना मदनी हो चाहे ओवैसी हो, इन लोगों का काम है देश के अंदर आपस में बंटवारा करना, जहर बोना। ये लोग बैठ के सकारात्मक बात नहीं कर सकते। सकारात्मक बात करें ना कि क्या होना चाहिए, अच्छा क्या है। लेकिन दिलीप जायसवाल को शायद पता नहीं कि बिहार के कई धार्मिक संगठन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वक्फ संशोधन बिल पर खुलकर बात करना चाहते हैं, लेकिन वे समय नहीं दे रहे हैं। 21 अगस्त को नीतीश कुमार मुस्लिम संगठनों से मिलने को तैयार हुए, लेकिन मुस्लिम संगठनों की बात सुने बिना वो बैठक से उठकर चले गए और मुस्लिम प्रतिनिधियों को ललन सिंह के हवाले कर दिया। इस मीटिंग में ललन सिंह मुस्लिम नुमाइंदे से जिस बेरुखी से पेश आए उस पर बिहार लोक संवाद वीडियो जारी कर चुका है। अब बात करते हैं मुस्लिम वोट की। मुजफ्फरपुर में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान जेडीयू के सीनियर लीडर और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि कोई इस गलतफहमी में न रहे कि मुसलमान जेडीयू को वोट देता है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते हैं, नीतीश कुमार वोट नहीं देते हैं। ये सब गलतफहमी में मत रहिएगा, मुगालते में हम लोग नहीं है कि अब देते हैं, पहले नहीं देते थे। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी का यह सोच है कि कोई वोट हमको दे या मत दे, हम बिहार के लोगों के लिए, विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए वो काम करते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है पिछले 19 वर्षों में, आज तक देश की आजादी के बाद बिहार के इतिहास में अपने आप में एक उदाहरण है, अपने आप में एक उदाहरण है। अब वोट ये लोग किसको देते हैं? वोट उसको देते हैं जो एक छेदाम का काम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए नहीं किया, उसको वोट देते हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं जाने दीजिए, वोट देने दीजिए जिसको देता है। हम हैं, सरकार में है, मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है, इसलिए हम काम करते हैं। जिस समय ललन सिंह ये सब कह रहे थे उस समय मंच पर जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर भी मौजूद थे। आपको याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव के फौरन बाद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा था कि चूंकि मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं दिया था इसलिए वो मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। ललन सिंह के ताज़ा बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि ललन सिंह जैसे नेता की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है।
जब ललन सिंह जी हम लोग के साथ थे तो वो भाषा के बारे में क्या क्या बोलते थे और अब कहाँ बोल रहे हैं? तो जहाँ है उस हिसाब की भाषा वो बोल रहे हैं। अब नफरत फैलाने वालों के साथ तो ललन सिंह जी है, तो नफरत की बात ना करेंगे, तो उसमें तो हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। लेकिन आप लोगों के पास पूरा रिकॉर्डिंग होगा जब नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को ललन सिंह क्या क्या बोलते थे जब हम लोगों के साथ थे, तो कोई क्रेडिबिलिटी थोड़ी है इन लोगों का। कभी इधर कभी उधर, तीसरा नंबर का पार्टी है, तीसरे नंबर का ना पार्टी है, तीसरा नंबर की पार्टी है, तो अपना इधर उधर करता रहते हैं लोग, बयान कभी इधर देते हैं कभी उधर देते हैं। कोई विचारधारा है क्या इन लोगों को? आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि मुसलमान जिसे चाहता है उसे वोट देता है। सवाल है कि कौन किसको वोट देता है। जिसके दिल में जिसका जगह रहता है उसी को ना वोट मिलेगा। अब जिसके दिल में जगह ही नहीं है वो कहाँ से देगा वोट? जो वोट उनको मिलता रहा है वो मिलता रहा है। मुस्लिम के वोट मिलता है, जिसको मुसलमान चाहता है उसको देता है। कांग्रेस के एमएलए शकील अहमद खान ने कहा कि ललन सिंह की कोई सियासी हैसियत नहीं है। अभी तो एक्सरे लेके रहते हैं क्या? ललन सिंह एक बौने आदमी है, स्मॉल आदमी है, छोटे आदमी है। उनका अपना राजनीतिक इतिहास जो रहा है वो चमचागिरी से शुरू होकर चमचागिरी पे खत्म हो जाए। आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि ललन सिंह जेडीयू की नहीं भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। भाषाएं लगातार यह बता रही है कि वह नीतीश कुमार के अब नहीं रहे, वह भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। वह भाषा भारतीय जनता पार्टी की बोल रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए चिंता है, राष्ट्रीय जनता दल के लिए चिंता की बात नहीं है। क्योंकि जब वक्त अमेंडमेंट बिल आया था इससे पहले भी पार्लियामेंट में, तो देश के किसी नेता ने समर्थन नहीं किया। सबसे पहले ललन सिंह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के भाजपा का समर्थन करने का काम किया। और कल भी जो भाषा का उन्होंने उपयोग किया है वह भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। तो नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए कि वह जनता दल यू के नेता हैं या भारतीय जनता पार्टी में चले गए। क्योंकि पहले भी एक केंद्रीय मंत्री जो नीतीश कुमार के थे वह भाजपा के हो गए। मुझे लगता है कि ललन सिंह भी भाजपा के हो चुके। अब यह इनको देखना है कि और एमपी को बचा लें कि वो जदयू के रहे। गठबंधन हुआ है, विलय नहीं हुआ है। लेकिन ललन सिंह की भाषा से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने खुद को विलय कर लिया है और कई सांसदों के साथ विलय कर लिया है। ये चिंता की बात नीतीश कुमार जी के लिए। मान चुके हैं कि मुसलमान वाकई उनको वोट नहीं करते। नहीं, देखिए, पहले तो यह भी देखना होगा कि ललन सिंह जिस समाज से आते हैं, क्या वह समाज नीतीश कुमार जब 15 में लड़ रहे थे क्या एक भी वोट दिया था वह समाज? ललन सिंह पर कोई कार्रवाई नीतीश कुमार नहीं करते हैं तो यह समझ में आएगा कि नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से नतमस्तक हो गए। इनका कोई न नीति रहा न कोई सिद्धांत रहा। यह कहते हैं कि हम एक सेकुलर नेता है और कम्युनलिज्म से विश्वास नहीं करते हैं। और जिस तरह सेकंड मैन कहा जाता है उनको, नीतीश कुमार जी के बाद सेकंड मैन ललन सिंह जी को कहा जाता है, जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं उससे लगता है कि नीतीश कुमार जी या तो नतमस्तक हो चुके हैं और नहीं तो ललन सिंह भाजपा के हो चुके हैं। दूसरी तरफ जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी और भाजपा नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ललन सिंह के बचाव में उतर आए। देखिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि माननीय नेता ने जिस तरह से अल्पसंख्यकों के बजट को, अल्पसंख्यक का बजट कितना था? 22,000 करोड़ में मात्र 350-400 करोड़ का बजट था और आज अल्पसंख्यक का बजट कितना है? 700 करोड़। तो निश्चित रूप से अल्पसंख्यकों के ऊपर काम हुआ है। हिंदुस्तान में बिहार अकेला राज्य है जहां अल्पसंख्यकों के बच्चों को बीपीएससी और आईएएस की कोचिंग देने का काम हज भवन में नेता ने शुरुआत की। तो उनकी सोच तो है कि हमारे यहाँ जो बच्चे अल्पसंख्यक समाज के बीपीएससी आईएएस कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं उनको हम प्रोत्साहित करें। इस प्रदेश में पे कमीशन मदरसों में माननीय नेता ने लागू किया। काम तो बहुत किया, लेकिन जितना काम किया, ललन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री का कहना था कि जितना काम नीतीश जी ने कहा है उस हिसाब से हमें वोट नहीं मिल पाता है। हमको इस पर काम करने की ज़रूरत और हम लोगों को समझाने की ज़रूरत है, जिसके लिए हर जगह हमारी टीम जा रही है, लोगों को, अपने वर्करों को और इन लोगों को बताने के लिए। ललन सिंह का बयान देखा नहीं है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारी जो केंद्र की सरकार है, जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, और राज्य में एनडीए की हमारी सरकार है, जो यशस्वी मुख्यमंत्री श्री
नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है। दोनों सरकारें समाज के सभी वर्गों, सभी धर्मों और सभी पंथों के लिए काम करती है और हमारी जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और ख़ास करके जो अल्पसंख्यक समाज है उसके लिए विशेष तौर पर अलग अलग कई प्रकार की योजनाएं हैं। इसलिए उनके बयान को हमारी सरकार के योजनाओं का और या समाज हमारी सरकार का जो दृष्टि है, जो विजन है, उसको जोड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। कोई विशेष परिस्थिति में कुछ बातें कही होंगी व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन सबका साथ, सबका विश्वास और की अवधारणा को लेकर हमारी सरकार राज्य में और केंद्र में चल रही है। मुसलमान जेडीयू को वोट देते हैं या नहीं, ये मामला तभी उठता है जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ होते हैं। जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ होते हैं तब जेडीयू के लीडरों को वोट के मामले में मुसलमानों से कोई शिकायत नहीं होती। दरअसल जेडीयू वाले चाहते हैं कि मुसलमान हर हालत में उन्हें ही वोट दें, चाहे भाजपा जेडीयू के समर्थन से मुस्लिम विरोधी नीतियों पर अमल क्यों ना करती रहे। साथ ही मुस्लिम विरोधी नीतियों से मुसलमानों को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा से बड़ा नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। ये एक तरह से जेडीयू की एंटी सेकुलर और सामंतवादी सोच है जो मुसलमान को मानसिक रूप से गुलाम बनाकर रखना चाहती है। हाल के दिनों में नीतीश के कमज़ोर होने से ये सोच और मजबूत हुई है। इस बारे में अख्तरुल इस्लाम शाहीन अहम सवाल उठाते हैं। नीतीश कुमार को वोट दे क्यों दे? सीए का कानून बनता है तब नीतीश कुमार भाजपा के साथ खड़े होते हैं, ट्रिपल तलाक बनता है तब उधर खड़े होते हैं, आपका वक्त अमेंडमेंट एक्ट आता है तब नीतीश कुमार के सांसद या ललन सिंह उधर खड़े होते हैं, और जितना भी कॉमन सिविल कोड का मामला आता है उसमें हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। तो किस इशू पर ये सेकुलर नज़र आते हैं? तो वैसे में कैसे अपेक्षा कर सकते हैं आपके साथ कोई अल्पसंख्यक समाज आपके साथ खड़ा होगा? मामला वक्फ का हो या मुस्लिम वोट का, ललन सिंह की भाषा और बॉडी लैंग्वेज बताता है कि जेडीयू की बागडोर अब नीतीश कुमार के हाथ से फिसलने लगी है। जेडीयू का अगला नेतृत्व मुसलमानों को बार बार ये कहकर शर्मिंदगी की हालत में रखना चाहता है कि नीतीश के बहुत काम करने के बावजूद वे जेडीयू को वोट नहीं देते। ये एक तरह से मुसलमानों को ब्लैकमेल करने जैसा है। लेकिन सवाल है कि ये कहने की हिम्मत किस में है। ये तस्वीर देखकर रही सही हिम्मत और जवाब दे जाती है। बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलहाज मोहम्मद इरशादुल्लाह ने ललन सिंह को गुलदस्ता उस मीटिंग के मौके पर पेश किया था जिसमें मुस्लिम धार्मिक संगठनों का प्रतिनिधि मंडल वक्फ बिल की खामियों से आगाह कराने के लिए नीतीश कुमार से मिलने गया था। लेकिन ललन सिंह ने प्रतिनिधि मंडल से सीधे मुंह बात करना भी गवारा नहीं किया था। दिलचस्प बात यह है कि जिन हाथों से इरशादुल्लाह ने ललन सिंह को गुलदस्ता पेश किया था वही हाथ तब कांपने लगे थे जब उन्होंने ललन सिंह को वक्फ संशोधन बिल की खामियों पर आधारित मेमोरेंडम पेश करने की कोशिश की थी। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।